डेवलपमेंट स्टडीज चिवान के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन का आज तीसरा सत्र है। इससे पूर्व उद्घाटन समारोह तथा 2 सत्र हो चुके हैं। आज तृतीय सत्र के कार्यक्रम का विषय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं संस्कृति है। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम स्वागत गान के लिए धनबाद की शिक्षिका एवं नवजीवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की सदस्य सुश्री प्रत्युषा बनर्जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपना गान प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी मुझे ये मंच देने के लिए, और इस अवसर पर मुझे ये सम्मान देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि मुझे चुना गया कि मैं वेलकम सॉन्ग गाऊं, स्वागत गीत गाऊं। इसके लिए फिर से सभी को धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। आशा करती हूँ सबको मेरा गीत पसंद आएगा। अगर गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब अपना जगाया हमने। कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब अपना जगाया। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। हुई है आमाद को शाम दीदम, हुई है आमाद को शाम दीदम, ये कहना दिल को सिखाया हमने। खिली है आशा के फूल मन में, ये राज उनसे छिपाया हमने। खिली है आशा के फूल मन में, ये राज उनसे छिपाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। कला के साधक तुम हो पासक, कला के साधक तुम हो पासक, हमेशा नाता निभाया है मेरे मालिक, गुमा नहीं था वो पाया हमने। ये तेरी रहमत है मेरे मालिक, गुमा नहीं था वो पाया हमने। उन्हें जो देखा झुकाई आँखें, अदब से एहसास जगाया हमने। उन्हें जो देखा झुकाई आँखें, अदब से एहसास जगाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। धन्यवाद।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर गीत से कार्यक्रम का प्रारंभ किया। अब मैं आज के कार्यक्रम का परिचय भाषण देने के लिए नवजीवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की सदस्य सीमा कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आकर अपना परिचय भाषण दें। आप आमंत्रित हैं सीमा जी। धन्यवाद अजय जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं राम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है। आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। राष्ट्रीय युवा संवाद में युवाओं के नवीन विचारों को जानने सुनने के साथ साथ उन्हें उन मुद्दों की ओर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है जिसे आज के युवा शायद वर्तमान दौर में भूल चुके हैं या फिर जानकर भी जानना नहीं चाहते हैं। और युवाओं के नवीन विचारों के अभाव में किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास होना पूर्णतः असंभव है, क्योंकि आज के युवा देश की ऐसी पीढ़ियां जिन पर आने वाली समस्त पीढ़ियां निर्भर करती हैं और उनकी किसी भी एक गलती का परिणाम हमारे आने वाली समस्त पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। यदि हमारे देश के प्रत्येक युवा देश की भागदौड़ अपने स्वयं के कंधों पर ले लें तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे युवा से ही हमारे देश की आन, मान, शान और अभिमान है। आज हम सभी राष्ट्रीय युवा संवाद के तीसरे सत्र में हैं। इससे पहले के 2 सत्रों में हमने अपने आदरणीय बुद्धिजीवियों के विचारों को सुनकर यह जानने को मिला कि कैसे हम सबको मिलकर अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के अलावा राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति में लगकर रह जाएगा तो फिर किसी भी राष्ट्र का विकास होना असंभव है। आज के तीसरे सत्र का थीम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड कल्चर इन इंडिया, यानी भारत में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और संस्कृति है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था, जो आज तक मनाया जा रहा है। तब से लेकर आज तक दुनिया काफी बदल चुकी है और बहुत हद तक बढ़ गई पर्यावरण को बचाने की चुनौतियां, परंतु पर्यावरण को भविष्य की समस्या समझने की गलती कर बैठते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पर्यावरण भविष्य की समस्या नहीं, आज की समस्या है और इस पर आज ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यदि हमें विकास करनी है तो हमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी और अपनी संस्कृति को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि किसी एक की भी अवहेलना करते हैं तो फिर हमारा विकास कभी नहीं हो सकता। In the third session of today's webinar, we would like to welcome our honorable chief guest, Mr. Ramaswamy Singh, Area Convener, Pragya Prabha, Eastern Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand, Kashi. Our program president, Dr. R.S. Yadav, former head Department of Psychology, BBMKU, Dhanbad. Our first invited speaker is Mithilesh Saji, Joint Secretary, NRDS Dhanbad, and his topic is पर्यावरण संकट का वर्तमान दौर एवं महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता. Our second invited speaker, Dinanath Yadav ji, PhD scholar, and his topic is पर्यावरण संरक्षण के वैकल्पिक ऊर्जा की संभावना. And finally, our third invited speaker, Sumit Ghoshal, writer and teacher, Dhanbad, and his topic is शिक्षा और पर्यावरण. We all are excited to listen your wisdom. Words of wisdom. Sorry. Thank you. जी, परिचय भाषण के लिए सीमा जी आपको धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामाशीष सिंह जी, जो प्रज्ञा प्रवाह में क्षेत्र संयोजक हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में। महोदय, मैं आपको अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद अजय जी, और इससे कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी जितने भी अन्य बुद्धिधर्मी वक्तागण हैं, उसमें अपने
प्रोफेसर आर.एस. यादव जी हैं, जी.एस. पारसी जी हैं, घोषाल जी हैं, जैसा परिचय के अभी क्रम में नाम आए हैं। आप लोगों की 3-4 संस्थाओं के कोलैबोरेशन से और संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। स्वास्थ्य की समस्या से थोड़ा मैं भी ग्रस्त हूँ। रामचंद्र जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस कार्यक्रम में रहना है। इस कार्यक्रम में आपके पास हूँ और आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। मैं आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आप आज का जो विषय है, आज का विषय जब हम चर्चा करते हैं इकोलॉजी की, चर्चा करते हैं पर्यावरण की, तो निश्चित तौर से जेनेवा से लेकर के या जैसे अभी परिचय के क्रम में बात आई कि 5 जून बस हमारे ध्यान में आता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि दुनिया के अंदर आज बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा में से जब दुनिया को जी का पता नहीं था, पर्यावरण का प का पता नहीं था, तो भारतवर्ष का सामान्य व्यक्ति भी पर्यावरण और इकोलॉजी के विषय में कितना सतर्क रहा है, कितना सिद्ध रहा है और कितना जागरूक रहा है, इसका मैं उसी से प्रारंभ करता हूँ। जब जेनेवा में पहली बार पर्यावरण पर समिट हुआ, उसमें मीटिंग हुई, तो भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी। इंदिरा गांधी जी भारतवर्ष के वेदों पर या भारतवर्ष के पुराणों पर या हमारे देश के वाङ्मय पर बहुत ज्यादा उनका अध्ययन भी नहीं था और बहुत जानती भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने वेद के उदाहरण देते हुए उसमें कहा था कि दुनिया के लोग जब आज पर्यावरण की चर्चा करते हैं तो हमारा वैदिक ऋषि पर्यावरण के प्रति कितना सिद्ध और कितना जागरूक है, कितना अवेयर है, ये दुनिया को पता नहीं है। और इसलिए पर्यावरण के ऊपर और इकोलॉजी के ऊपर हमको यदि इसे परिभाषित करना होगा, इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी, तो संसार के जितने भी मनीषी हैं, संसार के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जो भारतीय दृष्टि है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज हमको ऐसा लगता है कि जब भी हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं तो एक बिल्कुल कहीं ना कहीं अध्ययन जो है वो अधूरा है, वो पूरा अध्ययन नहीं है, पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ अतिरिक्त अपेक्षित हमको जोड़ना पड़ेगा, उसकी परिभाषा हमको कुछ अपने तरीके से देनी पड़ेगी। हम सब समझते हैं इस बात को कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, हम उसको नेचर नहीं कहेंगे, प्रकृति तो अपने आप में बहुत गहरा है। वैसे ही जैसे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे शब्द हैं, हमारी पदावलियां हैं, अंग्रेजी में उनका अनुवाद वैसे ही सटीक अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं जितना हम हिंदी में या संस्कृत में उन शब्दों का अर्थ लगाते हैं, जितना गांधीर्य है उसके अंदर। प्रकृति और पुरुष जब चर्चा करते हैं तो नेचर और पुरुष की कल्पना, नेचर तो है उनके यहाँ, लेकिन जिस पुरुष की कल्पना भारत के अंदर होती है वहां नहीं है। और इसलिए जब हम प्रकृति कहते हैं कि पूरा का पूरा जगत उसमें आता है, उसमें भूमि आती है, उसमें जल आता है, उसमें वायु आती है, वनस्पति आते हैं, जीव और जंतु से हम सभी लोग बिल्कुल आवृत है, उससे घिरे हुए हैं, हम अलग नहीं है। हमारे आज भी जैसे चर्चा चली तो परिचय के क्रम में हमारी बहन ने कहा कि भाई ये सारा का सारा जो अस्तित्व है, जिसको मैंने कहा है कि जल है, वायु है, वनस्पति है, जीव है, जंतु है, इससे हम आवृत है और ये इनके सारे अस्तित्व हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे उन्नयन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सब आवश्यक तत्व है, आवश्यक ये हमारे जीवन के हिस्सा है। और इसलिए जब हम विचार करेंगे तो ये पर्यावरण का, हमारे देश के अंदर जब पर्यावरण की चर्चा किया लोगों ने, तो पर्यावरण को माना है या जो प्रदूषण की चर्चा करते हैं तो ये बिल्कुल आंतरिक और बाह्य ये दोनों माना जाता है। आंतरिक के अंदर हमारी भूमि है, हमारा जल है, हमारी वायु है, ये एक बाह्य है। और आंतरिक है, हमारी बुद्धि है, हमारी आत्मा है, हमारा मन है। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर अब जैसे हम कहते हैं ये जो इकोलॉजी की चर्चा करते हैं तो हम सब जानते हैं, इसके बिल्कुल अर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शब्द जो है वो भारतीय शब्द नहीं है, तो ग्रीक शब्द है। लेकिन ग्रीक शब्द में भी इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ओक्यूस। ओक्यूस का अर्थ क्या होता है, तो एक ओक्यूस का अर्थ होता है निवास, जहां आप रेसिडेंस आपका है, जहां आप रहते हैं।
और ओलॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अनुसंधान, निरीक्षण, ये होता है। तो हम जहाँ पर रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, तो उसका सतत अध्ययन करते रहना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये इस देश के अंदर ऐसा माना कि ये उसका अर्थ ये होता है। वहां भी ग्रीक के अंदर भी उसकी परिभाषा यही है, योक्केस का अर्थ। तो हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जो प्रदूषण है, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, ये पर्यावरण में असंतुलन के कारण ये प्रदूषण बढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये भौतिक है, रासायनिक है, जैविकीय है, इन तत्वों की जब अधिकता बढ़ जाती है और इनका उपयोग बहुत गलत तरीके से होने लगता है, तो फिर ये प्रदूषण बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है। हमारे हिंदू ऋषियों ने, जो भारतवर्ष के अंदर मनीषी रहे, इस देश के जो तत्वज्ञ रहे, इस देश के जो दृष्टा रहे, उन्होंने इसको प्रदूषण नहीं कहा है, इसको उन्होंने कहा है, दो शब्द दिए उन्होंने। एक तो कहा है ऋषियों ने कि ये विकृति और विषम स्थिति। अब ये जो विकृति होती है, विषम स्थिति होती है, इसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। तो अब प्रदूषण के भी दो भाग बताया है। अब इसे पहला भाग है मानसिक है और बौद्धिक है। मन और बुद्धि में कुत्सा जब पैदा होती है, लालसा पैदा होती है, जिसके चर्चा अभी परिचय के क्रम में हमारी बहन ने कहा भी कि मनुष्य इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड को कल्टीवेट करने लगता है, व्यक्तिवादी सोच को कल्टीवेट करने लगता है, उसका संपोषण करने लगता है। तो ये बिल्कुल व्यक्तिवादी मानसिकता के कारण मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कुत्सा आती है, लालसा आती है, लोभ आ जाता है, और इसके कारण ये मन के अंदर जो बातें आती हैं वो बाहर उसका प्रकटीकरण होता है। हम जो भी भीतर है उसका मैनिफेस्टेशन बाहर होता है। और इसलिए कहा है कि हमारे यहाँ चरक संहिता के अंदर माना है कि एक तो पुरुष है और दूसरा लोक पुरुष है, जिसको अपने देश के अंदर प्रकृति और पुरुष कहा है। तो एक पुरुष है और एक लोक पुरुष है। अब जैसे लोक पुरुष का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्मिक बॉडी है, ब्रह्मांडीय जो बॉडी है, ये सब बिल्कुल 5 धातुओं से निर्मित है। पहला है तो बिल्कुल पृथ्वी कहते हैं, जल कहते हैं, वायु कहते हैं, अग्नि कहते हैं, आकाश कहते हैं। ये सब बिल्कुल ये लोक में भी है और ब्रह्मांड में भी है, यानी लोक पुरुष के अंदर है और दोनों में समान मात्रा रहती है। और यही जब अनुपात बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, दोनों का अनुपात जहां इम्बैलेंस होता है, तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है और लोक प्रदूषित हो जाता है। ये हमेशा बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति प्रदूषित होता है, इसमें जहां असंतुलन आया, इनमें असंतुलन आया, तो ये सारी गड़बड़ियां हमारे जीवन के अंदर आती है। और इसलिए हमारे देश का ऋषि कहता है कि ये विकृति कैसे कैसे आती है, जैसे काल, अर्थ और कर्म में विकृति आती है, तो ये सब सारे के सारे प्रदूषण बढ़ते हैं, सारी की सारी कमियां आ जाती हैं। अब काल, अर्थ और कर्म, ये तीनों 3 चीजें हैं। काल किसको कहा है? जैसे काल है, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं और चर्चा कर रहे हैं कि बर्फ पिघल जाएंगे, तो करीब 1 मीटर तक बर्फ बिल्कुल पिघल के समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो पानी है, 1 मीटर ऊपर आ जाएगा। परिणाम क्या होगा कि उसके कोस्टल एरिया के जितने भी नगर है, शहर है, सब के सब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। सर्दी यदि खूब पड़ने लगी तो ये भी बिल्कुल इकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है, तो सर्दी बहुत पड़ने लगती है, या अचानक बिल्कुल गर्मी बढ़ गई, अचानक बहुत तेज वर्षा हो गई, एक डिल्यूज आ जाए या तो ड्राउट आ जाए, तो काल के अंदर विकृति जब आती है, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा, संतुलन खो गया। और जब संतुलन खो जाता है तो ये सब परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, ये विकृतियां आती हैं, तो उसके कारण ये सब विभ्राट जो समाज के अंदर दिखाई देता है, संसार के अंदर दिखाई, तो सब आता है उसमें। दूसरा कहा है कि अर्थ के अंदर भी विकृति आ जाए तो भी उसका परिणाम गलत होता है, प्रदूषण बढ़ता है। अर्थ से जुड़े हुए जो है उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके विषय सारे के सारे अर्थ के अंदर आते हैं। भारतीय मनीषा कहती है आज शाब्दिक प्रदूषण बढ़ रहा है समाज के अंदर। आप परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। आज जब हम किसी चीज को रूप और उसके रस के लिए, उसके गंध के लिए हम किसी को नष्ट करना शुरू करते हैं, अपना रूप सजाने के लिए, कोई बहुत सौंदर्य प्रसाधनों के लिए हम इतना लालायित और आतुर हो जाते हैं
और हम सारी बिल्कुल हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर विकृति आने लगती है, तो सभी अर्थ के क्षेत्र में आता है। और इसलिए कर्म का जो क्षेत्र है, कायिक, मानसिक और वाचिक, हमारे देश के ऋषि ने कहा कि मनसा वाचा और कर्मणा, ये मनुष्य के अंदर विकृति जब आती है, इसलिए मनुष्य कारण बन जाता है। और इसलिए तो हमारे देश का ऋषि कहा कि समाज के अंदर अति योग, अयोग और मिथ्या योग जब बढ़ता है तो यह बिल्कुल विकृति कहलाती है। अब अति योग का मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल अब कहीं ड्राउट हो जाता है। बिहार का ही देखेंगे तो कैमूर जिला के आसपास में वो सूखा पड़ा हुआ है और पूरा उत्तर बिहार में बाढ़ से ग्रस्त है। अपने ही इस देश के अंदर कहीं कहीं किसी क्षेत्र में एकदम है, बहुत ज्यादा वर्षा है और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो अति योग हो जाना किसी चीज का, और फिर या तो अयोग हो जाए, यानी एकदम बिल्कुल कम हो जाए, और दूसरा और मिथ्या योग, ये भी विकृति के अंदर आता है। मिथ्या योग का मतलब ये हुआ कि हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हमेशा दुरुपयोग जब करते हैं तो ये बहुत ही गलत बातें हो जाती हैं। आंतरिक प्रदूषण में जब हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, मन की दृढ़ता हमारी खत्म होती है, धीर धृति स्मृति के अंदर जब विकार होता है और मनुष्य अधीर हो जाता है, अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए संपूर्ण प्रकृति का हम दोहन करने लगते हैं, प्रकृति का शोषण करने लगते हैं, प्रकृति को मार डालते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पश्चिम के लोगों ने प्रकृति को कैसे मारा। फ्रांसिस बेकन का नाम हम सब जानते हैं। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, हेगेल ने जब चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि पश्चिम का व्यक्ति अपनी अंतश्चेतना में दुनिया को संघर्ष में झोंक करके और दुनिया को समाप्त करके अपने अस्तित्व को स्थापित करने की चेष्टा करता है। भारतवर्ष के अंदर तो ऐसा कभी माना ही नहीं। भारतवर्ष के अंदर तो हमारे यहाँ कुमार स्वामी का नाम आप जानते हो, उनकी बहुत सारी बहुत अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। बड़े विद्वान आदमी, दार्शनिक आदमी थे। तो उसमें बिल्कुल लिखा उन्होंने कि जब मैं बस्तर के जंगलों में जाता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं ही केवल पेड़ों को नहीं देखता, मैं ही केवल वृक्षों से संवाद नहीं करता, मैं ही केवल पर्वतों को नहीं देखता, पर्वत भी मुझे देखते हैं, वृक्ष भी मुझे देखते हैं, वृक्ष भी मुझसे संवाद करते हैं। ये दो तरफा बिल्कुल संवाद चलता रहा, वो बिल्कुल एक तरफा नहीं रहता, केवल मैं ही संवाद करता हूँ ऐसा नहीं है। ये भारतीय परिवेश है और इस तरीके से भारतवर्ष का व्यक्ति जगाड़ों से सबसे बिल्कुल इतना सामंजस्य बना के चलता है। और यह कोई प्रायोगिक नहीं है कि भारतवर्ष का व्यक्ति इस पृथ्वी को कितना अपना निकट का मानता है। आज हम अपनी पृथ्वी से कहाँ जुड़े हुए रह गए। मनुष्य क्यों रोगी हो जाता है, प्रदूषण कारण हो जाता है। हम लोगों में से सभी लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग बिल्कुल बड़े विद्वान माने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, शिक्षक माने जाते हैं, लेकिन हमारा धरती से कितना संबंध है। और इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य रोगी क्यों बनता है, तो हम पृथ्वी से अपना संबंध तोड़ बैठे हैं, पृथ्वी से हम बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिए हैं और मनुष्य रोगी हो गया है। हम अपने घर में जाए तो कंक्रीट के घर में आएंगे या तो फिर बिल्कुल पत्थर में आएंगे, हम बिल्कुल टाइल्स लगा कर रहते हैं, हमारे पैरों को तो पृथ्वी का संपर्क होता है। घर से निकलते ही कार में बैठना, कॉलेज में जाना, वहां पर भी बिल्कुल हमको पत्थर का संपर्क मिलता है। और इसीलिए मनुष्य आज बिल्कुल आधे से रोगी हो गए। पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण, जल के कारण तो हम बिल्कुल प्रदूषण का हम तो रोगी बनते ही है, तो दिखाई देता है। और इसलिए बिल्कुल समाज के अंदर ये सारी चीजें जो मन है, बुद्धि है, धृति, स्मृति है, इसमें कहीं से भी कोई विकृति न आने पाए, ये हम सबको विचार करना चाहिए। इसमें जब विकृति आती है तो इसलिए हमारे देश में माना ऐसा कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका दर्शन कैसा है। दर्शन दृष्टि तो हमने माना है कि संपूर्ण जो सृष्टि है, चराचर जगत है, यह सर्वंकष है, यह एकात्म है। हमारी जो विश्व दृष्टि है और विश्व की जो दृष्टि है, दोनों में बड़ा अंतर है। हमारी दृष्टि ये कहती है कि संपूर्ण सृष्टि, चराचर जगत बिल्कुल एक ही है जो हम में है। पेड़ पौधों में भी वही है, वही एक बिल्कुल आत्मा निवास करती है, उसी की मैनिफेस्टेशन है, उसी की अभिव्यक्ति है वो। ये संपूर्ण जगत उससे अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये बिल्कुल अनुभूति भारतवर्ष के दर्शन की रही है, भारतवर्ष के दृष्टाओं की रही है, इस देश की ऋषियों की रही है। और इसलिए पेड़ को काटना नहीं, नदी को गाली नहीं देना, नदी को प्रदूषित नहीं करना। लेकिन आज तो सब बिल्कुल प्रकृति के चक्कर का ही हमने बिल्कुल वो बदल दिया है। तो प्रकृति का चक्र है, ये सृष्टि का चक्र है, ये संपूर्ण यज्ञ चक्र है। तो प्रकृति को हमारे देश के अंदर ही नहीं माना कोई जड़ है, वहां के लोगों ने तो जड़ माना। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि जो प्रकृति है बीच है, ये चुड़ैल है।
अब ये चुड़ैल ऐसी एक महिला है कि अपने घर में ये बहुत मूल्यवान चीजें छिपा करके रखती है प्रकृति। ये रत्न गर्भा ऐसे नहीं कहती है, बहुत है, और इसको जितना इसकी बाह मरोड़ोगे, इसकी गर्दन जितनी मरोड़ोगे, ऐंठोगे, उससे उतना ही मूल्यवान चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष का व्यक्ति कभी भी प्रकृति को चुड़ैल नहीं माना, प्रकृति को मां माना है, और प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सौख्य, प्रकृति के साथ बिल्कुल हम चांद को देख करके नाचने लगे, क्योंकि हमारा बचपन तो चंदा मामा के साथ बीतता रहा है। सूरज भगवान बन गए, पेड़ हमारे यहाँ भगवान बन गए, हमारे यहाँ तो प्रत्येक चीजें बिल्कुल। आज हमारे देश में भी गाय की पूजा करते थे तो पश्चिम के लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। आज क्या स्थिति हो गई, भारत का व्यक्ति कहता था कि गाय मत काटो। आज दुनिया में उन्होंने प्रकृति के साथ कितना भयानक विभ्राट जो पैदा हुआ, इतना विपर्यास आया कि उसका परिणाम हुआ कि काऊ मैड होने लगा। आप कल्पना करिए कि अकेले इंग्लैंड के अंदर 15 लाख गायें एक दिन के अंदर क्रूरता से मार डाली गई काऊ मैड के कारण। बर्ड फ्लू आया, चीन ने अकेले बिल्कुल सारे मुर्गों को समाप्त कर दिया वहां पर। अब कितना चमगादड़ मारोगे। मनुष्य के जीवन के अंदर असंतुलन आ गया, दृष्टि में परिवर्तन आ गया, और इसलिए हमको दुनिया की विश्व दृष्टि बदलनी पड़ेगी। केवल भारत की बात नहीं है, भारत की दृष्टि से, क्योंकि इकोलॉजी का जो प्रश्न है केवल भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थ का जो प्रश्न है ये भारत से जुड़ा हुआ। अर्थ जब हम कहते हैं, आप कल्पना करिए कि आपके घर में, हमारे घर में बिजली लगती है तो अब वो धनबाद में भी वैसे ही चलता है। हमारे यहाँ बिजली बढ़िया काम कर सके इसलिए उसको अर्थिंग भी देते हैं, वो धरती में गाड़ते हैं। कारण इसका ये है कि जैसे ही धरती में हम डालते हैं उसको गीला रखते हैं कि प्रकाश खूब बढ़िया आएगा, सुंदर प्रकाश आता है, तो अर्थिंग उसको कहते हैं। तो अर्थ तो वो पृथ्वी से ही आया हुआ है, पृथ्वी से जुड़ करके ही। इसलिए मैंने कहा कि अर्थ के अंदर जब विकृति आती है, काल के अंदर आती है, तो ये सब विकृतियां दुनिया के अंदर आती हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर ये प्रकृति को बहुत कहा है कि प्रकृति दिव्य है, डिवाइन है, और ये दिव्य स्रोत से प्राप्त होती है हमको। इसलिए जल के अंदर वरुण देवता को हमने लगा दिया, अग्नि देवता हो गए हमारे यहाँ। भूमि की पूजा करना इस देश के अंदर, और हमारे देश का व्यक्ति इतना बिल्कुल पर्यावरण के लिए समर्पित रहा, इस धरती से पैदा हुई कोई भी चीज सहोदर सहोदरा के रूप में इस देश का व्यक्ति उसको स्वीकार लिया। और इसलिए पहाड़ हमारे बिल्कुल पिता बन गए, भूमि हमारी माँ बन गई, नदियां हमारी माँ बन गई। वृक्षों की पूजा करना इस कार्यक्रम में कितना अच्छा बिल्कुल हमको गीत सुनने को मिला है, और परिचय के क्रम में वो बहन ही थी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि हमारे देश में तो महिलाएं वो वृक्षों की पूजा करती हैं। पीपल की पूजा करना, बट वृक्ष की पूजा करना, ये सनातन से चला आ रहा है। केवल 5 जून 1974 से पर्यावरण की दृष्टि भारतवर्ष के अंदर पैदा नहीं हुई है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर कहा भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन धारण प्रणाली, तो हम बिल्कुल वृक्षों को काटेंगे, जंगल को काटेंगे, तो जंगल कट करके हमारे भीतर के अंतर को काटते हैं, हमारी अस्मिता को काटते हैं, हमारे अस्तित्व को काटते हैं। हम कहीं न कहीं खंडित होते हैं। और इसलिए पहाड़, मरुस्थल, जीव जंतु, जानवर सब मिलकर जैवीय परिवार है ये बिल्कुल। और इसको हमारे देश के अंदर कहा कि ये अविभाज्य है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रकृति चक्र को आप तोड़िए मत, उसको विभक्त मत करिए, उसको समाप्त मत करिए, उसको उध्वस्त मत करिए। हमारे देश का ऋषि इसके लिए बहुत ज्यादा कहता है। और इसलिए आप ध्यान रखें, गीता में बहुत ही अच्छा श्लोक है। कृष्ण जब पार्थ से चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं, हे पार्थ, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतो हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में परस्पराश्रित इस सृष्टि चक्र के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष है। यह सब यदि हम देते हैं, हम लेते हैं तो हमको देना चाहिए। हम 2 वृक्ष काटते हैं तो हमको 5 वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और ऐसा जो नहीं करता है वह भोगों में रमण करने वाला है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भोगों में रमण करने वाला वह पापायु पुरुष है। इसलिए यज्ञ चक्र, हमारी सृष्टि यज्ञ चक्र। यज्ञ चक्र का मतलब क्या होता है कि हम हवन कुंड में घी डालेंगे, केवल संविधा डालेंगे, वही केवल यज्ञ नहीं, वो भी एक यज्ञ का स्वरूप है।
उसके कारण भी पर्यावरण का प्रदूषण समाप्त होता है। लेकिन हमारे देश के अंदर यज्ञ चक्र कैसे चलता है? सूर्य है, सूर्य है बिल्कुल अपनी किरणों से समुद्र का, नदियों का, तालाब का जल का शोषण करता है। फिर उस सूर्य उससे वाष्प बना करके वो वर्षा कराता है, धरती पर वर्षा देता है, समुद्र का खारा पानी लेता है और वर्षा का मीठा पानी देता है। समुद्र का नमक लेकर के गठरी समुद्र ऊपर नहीं जाता, इस सूर्य नहीं जाता। और जब पेड़ हम लगाते हैं तो पेड़ वर्षा का आह्वान करते हैं, राउजिंग कॉल देते हैं और वर्षा का आमंत्रण करते हैं और वर्षा को बुलाते हैं धरती पर। तो ये सब का सब बिल्कुल मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है। और इसलिए कहा इष्टान्न भोगानि वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता तैर्दंतान प्रदाव्यो यो मुक्ते स्तेन वश। और इसलिए तब कृष्ण कहते हैं कि बिना लेन देन के आप ज्यादा प्रकृति का शोषण करेंगे, प्रकृति से केवल लेंगे और उसको प्रकृति को कुछ देते ही नहीं है। तालाब काट देंगे आप, नदियों को बांध देंगे आप, तो आप उसको देंगे नहीं, उसे केवल ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये कहते हैं कि स्तेन का वह भागी बनता है, चोर कहलाएगा वह व्यक्ति। प्रकृति का केवल लेंगे आप, प्रकृति को कुछ देंगे नहीं, तो आप चोर हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल सृष्टि के अंदर हमको किस तरह से रहना है, कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज कैसी स्थिति हो गई समाज की। आज हम सौंदर्य प्रसाधन का, अब इसमें हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, व्यक्ति फिर कहाँ आ जाता है। आज हम सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आजकल के यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं अपने साथ तो 2-2, 3-3 डिओड्रेंट अपने बैग में लेकर के चलते हैं। कांख में लगाने का अलग है, कान में लगाने का अलग है, गले में लगाने का अलग है, न जाने कितने किस्म के पाउडर लेकर के चलते हैं। आजकल के तो लड़के वो लिपस्टिक भी लगा करके चलते हैं, होठ जरा लाल लाल दिखाई देना चाहिए। हमने देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर सुंदर दिखने के लिए आज जितने भी सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, कैसे बनते हैं। जानवरों की कितनी हत्या होती है सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, आपको कल्पना नहीं हो सकती। और किसी का खून लेकर के उसको मिलाते हैं, किसी की हड्डी का चूरा बनाते हैं, किसी की आंतें निकालते हैं, किसी का दिल पीस पीस करके फेस पाउडर बनाते हैं, नेल पॉलिश बनाते हैं। और ये इसका पहला प्रयोग जानवर पर होता है, सौंदर्य प्रसाधनों का। और इसके कारण दुनिया से 130 प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। केवल सौंदर्य प्रसाधन के कारण 130 जातियां समाप्त हो गई। 240 बिल्कुल कगार पर है एक्सटिंक्ट के होने के, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी वो जातियां। इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल हम छोड़ रहे हैं और इसके कारण दुनिया के अंदर सब रोग पैदा हो रहे हैं। इसको हमको देखना पड़ेगा। सिगरेट का धुआं पैदा हो रहा है, हम पीते हैं सिगरेट, एसपीएम पैदा कर रहे हैं, इतनी बिल्कुल उसकी मात्रा बढ़ गई समाज के अंदर। परिवहन है, फैशन है, पैकेजिंग है, पब्लिसिटी है, ये 4 चीजें आज मनुष्य के जीवन के अंदर। जब भी हम आईआईएम के लड़कों से मिलिए, कोई प्रबंधन का विद्यार्थी है तो उसको ये सब पढ़ाया जाता है। परिवहन मैनेजमेंट हो गया है, परिवहन साइंस हो गया है, और फैशन डिजाइनिंग, फैशन के लिए क्या क्या चीजें नहीं की जा रही हैं, पैकेजिंग पर किस तरह से बिल्कुल प्रदूषण को, एक समय का हमारे लिए लिमिटेशन है। हमारे अजय जी समय हमको दिए हैं और रामचंद्र जी ने कहा था कि आप पहले वक्ता है, मर्यादित भाषा में, मर्यादित समय में आपको बोलना है। तो मैं समय की मर्यादा देखते हुए मैं कहता हूं कि आज दुनिया के अंदर इन चारों चीजों से हमको बचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने जीवन को मैनेज करते हैं, किस तरह से रहते हैं। आज विकास की आपाधापी के नाम पर इस तरह से हो गया है कि मनुष्य, हम किसको विकसित मानेंगे, जिसके पास ज्यादा ज्यादा उपभोग की सामग्री है। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कैसे इकोलॉजी बिगड़ती है। हमारे देश के अंदर यदि विकास का, अभी अभी बिल्कुल हमने गांधी जयंती मनाई है, इस देश का गांधी कैसे रहता है, सामान्य तौर से उनके एक जीवन का उदाहरण आता है। जब आए हैं आनंद भवन में टिके हैं तो दातून करके मुंह धोने के लिए उन्होंने लोटा मांगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं स्वयं बिल्कुल आपका मुंह धुलाता हूँ। और जवाहरलाल नेहरू हाथ जब लेने लगे पानी, तो जवाहरलाल नेहरू कहीं उनका ध्यान बट गया, तो बिल्कुल वो पानी गिराए जा रहे हैं, पानी गिराए जा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल इतना पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतना तो मुझे चाहिए नहीं, कहाँ तुम्हारा ध्यान है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी, आप प्रयाग में रहते हैं, आप 3-3 नदियों के संगम पर रहते हैं, भले ही सरस्वती यहाँ नहीं है लेकिन गंगा जमुना के किनारे रहते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मुझे तो कल 1 लोटा जल चाहिए, और गंगा यमुना को तुम्हारे लिए नहीं बहती हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहती हैं।
तो जीवन कैसे जीना, वह व्यक्ति कैसा है जीवन जीता है कि बाहर के लोग आते हैं तो उसको देख करके कौपीन धारण करता है, नंगे बदन रहता है, और किस तरह से जीवन के अंदर पर्यावरण के मैं अनुकूल अपने क्षमा जीवन को चाहूंगा, ढालता है, आप इस तरह से वो बिल्कुल गांधी रहते हैं। जी जी, मैं 2-3 मिनट में भी बात जी जी समाप्त करूंगा। थैंक यू। हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छा है यजुर्वेद के अंदर, द्वितीय, आप लोगों को समझ में शायद न आए, ये शब्द है, पढ़ना चाहिए। हम बिल्कुल वेद और उपनिषद पढ़ते नहीं, इकोलॉजी और एनवायरमेंट की जो परिभाषाएं हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ करके उसी को पढ़ करके किताब लिखते हैं, लेकिन भारतवर्ष के नौजवानों को जानना चाहिए। धृते द्रिम हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समिसन्ताम, मित्रस्य हम चक्षुषाम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, सभी भूत प्राणी जीव जंतु मेरी ओर मित्रता से देखें। इतना ध्यान रखिए, किसी को भी आप बिल्कुल मारते हैं, खत्म करते हैं। पर्यावरण का भी बिल्कुल आपको एक उदाहरण बताऊं, आपको शायद ये पता ना हो कि रूस में जब उसमें साइंस कांग्रेस हो रही थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम प्रोफेसर गए थे वहां पर, प्रोफेसर साइंस के थे और ज्योग्राफी के थे वो। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जो भूकंप आते हैं उसमें सारे भूकंप के अनेक कारणों में से कारण ये भी है कि दुनिया में पशु की इतनी हत्या होने लगी है, उस हत्या के कारण बहुत झटका इस पृथ्वी को लगता है, और उसके कारण एक विद्युत का बिल्कुल झटका लगने के कारण भूकंप आते हैं। अनेकों कारण में से एक कारण उसने वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध किया था, और इसलिए भारतवर्ष के अंदर हमने बिल्कुल जो कल्पना की है कि सारी सृष्टि जीव जगत एक है, और इसमें बिल्कुल आप आज भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, मीथेन बढ़ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, फ्रेन बढ़ रही है, गैसें बढ़ रही हैं, और आज तो ऐसा कर रहा है कि 2025 आते आते तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, समुद्र में भीषण बाढ़ आ जाएगी। और इसलिए आज ओजोन की समस्या हमारे सामने आ गई। सल्फेट नाइट्रेट इतना बिल्कुल उसकी अम्ल की वर्षा हो रही है, अंधाधुंध कटाई चली है, डिफार्मेशन फॉरेस्टेशन हो रही है। झारखंड के आप लोग हैं तो वहां भी आप देखिए कि किस तरह से हो रहा है, बिल्कुल समुद्र के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ गया कि शैवाल समाप्त हो गया है। और इसलिए जो प्रकृति के प्रति फ्रेगमेंटेड अप्रोच है दुनिया की, उसको बदलना पड़ेगा। यह समेकित है, प्रकृति दासी नहीं है, प्रकृति चुड़ैल नहीं है। इस बात को मान करके यदि आप चलेंगे तो शायद प्रकृति के साथ आप रखेंगे अपने आप को। और इसलिए आज बिल्कुल दुनिया कह रही है कि 1 करोड़ प्रजातियां हैं दुनिया में। हमारे यहाँ 84 लाख योनि इस देश के अंदर, हमारे देश का ऋषि कहता था। आज दुनिया के वैज्ञानिक केवल 15 लाख उसको पता कर पाए हैं। हमारे देश के अंदर 84 लाख कहा और उन्होंने 1 करोड़ कहा है। तो भारत के ऋषि तो शुरू से ही बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल इस विषय में चिंतन करते रहे हैं। और आनुवांशिक जो सूत्र है एक दूसरे से भिन्न होने भी परस्पर निर्भर है, और इसलिए आज हमको संपन्नता की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। आज दुनिया के अंदर बायोडायवर्सिटी जितना भी बिल्कुल दुनिया के अंदर है, उसमें जिसके पास सबसे ज्यादा बिल्कुल ये रहेगा वह दुनिया का सबसे समृद्ध देश माना जाएगा। दुनिया का समृद्ध देश वह नहीं माना जाएगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, स्काई स्काईपर्स हैं। ऐसे लोगों को विकसित नहीं माना जाएगा। विकसित तो उनको माना जाएगा जो संतुलित जीवन जीते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य मिला करके चलते हैं, बैठा करके चलते हैं। और इसलिए हमारे देश के अंदर पृथ्वी को कैसे कहा है, आपको तो पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। रामचंद्र जी से मैं कहूंगा कि आग्रह करूंगा कि नौजवानों को आप प्रेरित करिए कि अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है उसमें बिल्कुल 63 मंत्र है। पृथ्वी को कैसे कहा है, गंधवती है, रसवती है, टेक्सास, ये बिल्कुल ये अवनी है, विष्णु रूपा है, वैष्णवी है। हमारे देश की जो धरती है पालक है, वसुंधरा है, ये कैसे बिल्कुल हो गई। हमारे देश कामदुग्धा है, पयस्वनी है, सुरभि है, धेनु है, विश्वम्भरा है, वसुधा, हिरण्यवक्षा, ये सारे शब्द है। एक एक शब्द पर आप 1-1 घंटा बोल सकते हैं। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर पृथ्वी सूक्त को पढ़िए और उसको पढ़ करके बिल्कुल देश के अंदर पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो पृथ्वी की चिंता करें। आप पृथ्वी की चिंता करेंगे तो बाकी सबकी चिंता हो जाएगी। आज पृथ्वी भी प्रदूषित हो गई है। आज अपने खेतों के अंदर इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, किसी व्यक्ति को शराब पिला करके उससे आप कुछ लिखवाएं, उससे कुछ काम करवाएं, ऐसा ही बिल्कुल हम अपनी धरती को आज शराबी बनाते चले जा रहे हैं। और इसलिए हम सब लोगों को बिल्कुल वृक्षों को कितना काटना नहीं काटना। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन में 3 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है। हमारे देश के अंदर
कितना बिल्कुल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके हमको कितना देता है। एक पीपल का पेड़ 2250 किलोग्राम अपने जीवन के अंदर वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और 1710 किलोग्राम वो हमको ऑक्सीजन देता है। कितना मूल्यवान है। आज तो बिल्कुल कैक्टस लगा रहे हैं आप अपने घरों में, पीपल कोई लगाता नहीं है, जो ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष उनको कोई लगाता नहीं है। इसलिए अंतिम बिल्कुल हमारे देश का ऋषि कहता है, ओम देव शांति वृक्ष शांति है, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पत शांति, विश्व देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र को हम अपने अंगीकार करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने बीइंगनेस को जाने। हमारा बीइंगनेस कोई सेपरेट नहीं है, हम प्रकृति के अंग है, हम एकात्म है। इस बात को जानेंगे तो शायद पर्यावरण के विषय में एक नई दृष्टि, एक नया बोध प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद अजय जी। आगे का कार्य आप संचालित। आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रतिदिन के जीवन में क्या क्या गलतियां करके हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको आपने विस्तृत रूप से बताया। आपने भारत के सबसे पुराने ग्रंथ वेद व उपनिषदों में लिखित प्रकृति के विषय में लिखित टेक्निकल टर्मों को विस्तृत रूप से बताया। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में अजय जी थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रामाशीष सिंह सर, आदरणीय रामा सिंह सर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम में अभी बने रहें, क्योंकि एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है। मैं चाहूँगा कि आप उस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी हैं वो जब सवाल कुछ उनके मन में होगा तो उन सवालों पे भी चर्चा हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कार्यक्रम में बने रहें। यस सर जी, मैं कहना चाहता था सर, लेकिन दिमाग से उतर गया। हाँ, तो मैं अब कार्यक्रम के अगले चरण में नवजीवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त सचिव, शिक्षक व धनबाद के युवा समाज सेवी जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, आदरणीय मिथिलेश दास जी हमारे बड़े भाई समान हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आज आप प्रकृति पर्यावरण संकट का वर्तमान दौर एवं महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर बोलने वाले हैं। आप प्रारंभ करें। धन्यवाद अजय जी। आज राष्ट्रीय युवा संवाद के तृतीय सत्र का आयोजन हो रहा है। इसका विषय भारत में पर्यावरणीय परिस्थितिकी और संस्कृति मैं है। क्षमा चाहूंगा, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी जी। इस पर मुझे अपनी राय रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर अमरनाथ पासवान सर, प्रोफेसर एंड मेरे गुरु रामचंद्र सर, विनय मिश्र सर, मनीष चंद्रा सर और निर्देशन मंडल में जितने भी उपस्थित सभी एवं आयोजन मंडल के सभी सदस्यों का शुक्रगुजार हूँ। अब अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, अपना विषय बतलाना चाहूँगा। मेरा विषय है पर्यावरण संकट का वर्तमान दौर एवं महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रासंगिकता। मित्रों, इस विषय के अंतर्गत मैं दो आयामों पर चर्चा करूंगा। पहला, वर्तमान पर्यावरणीय संकट क्या है, एवं दूसरा, पर्यावरणीय समस्या एवं इसके समाधान के प्रति महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण का क्या महत्व है। परिवर्तन प्राकृतिक की मूलभूत प्रक्रिया है जो वर्तमान समय में बहुत तेजी से देखा जा सकता है। और जहां तक वर्तमान पर्यावरणीय संकट का प्रश्न है, तो हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ ही पर्यावरणीय समस्या से घिरे हैं, बल्कि अगर पर्यावरणीय तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम
पर्यावरणीय संकट के एक ऐसे भयंकर जाल में फंस चुके हैं, शायद आने वाले समय में जीवों को धारण करने वाले पृथ्वी ग्रह ही समूल नष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि संकट दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। लेकिन आज मानव निर्मित और प्राकृतिक संकट में अंतर कर पाना कठिन हो गया है। मित्रों, आज हम साफ पीने का पानी, शुद्ध हवा एवं अन्न उत्पादन करने के लिए प्रदूषण रहित मिट्टियों के अभाव से गुजर रहे हैं, बल्कि पेड़ों के कटने, नदियों के सूखने, जंगलों का साफ करने के कारण कई समुदाय एवं उसकी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है, मिटने के कगार पर। प्रकृति से इंसान का संबंध कैसा है, इसी से पर्यावरण की स्थिति निर्धारित होती है। जब तक इंसान का प्रकृति के साथ स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध रहा, तब तक पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रही। प्राकृतिक के गोद में ही तमाम सभ्यताओं का उद्भव हुआ और संस्कृति विकसित हुई। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में ऋषि मुनि तक भी प्रकृति के छत्र छाया से ही विद्या अर्जन करते रहे। जीवन की रीति रिवाज का शाश्वत दर्शन और दिशा बोध भी प्रकृति की छाया में ही दी गई। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को निर्मित वट वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुई थी। तो हमेशा से प्राकृतिक और मानव के बीच सहचर का संबंध रहा। लेकिन वर्तमान में प्राकृतिक से जो भी आत्मीय भाव था, वह आज आक्रामकता से बदल रहा है। आज जो पर्यावरण संतुलन की स्थिति है, उससे मानवीय अंतःकरण भी अछूत नहीं है। आज पर्यावरणीय असंतुलन में व्यक्तित्व का विघटन भी दिख रहा है। क्या कोई बता सकता है कि झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर विस्थापन के कितने भयंकर परिणाम सामने हैं? तो वर्तमान पर्यावरण संकट न सिर्फ भौतिक है, बल्कि यह संस्कृति का भी संकट है, जिसमें विविधता में एकता वाले भारत के कई छोटी बड़ी संस्कृतियां भी नदियों की तरह लुप्त होने के कगार पर है। और पहाड़ों की तरह विकास के लिए खनिज निकालने के नाम पर मुख्य संस्कृति द्वारा इन संस्कृति को ढहा भी जा रहा है। ऐसे में मानव और प्राकृतिक के बीच में मधुर संबंध कैसे स्थापित हो? और जब यह प्रश्न आता है, तो महान विचारकों के विचारों पर दोबारा चिंतन किया जाना चाहिए। ऐसी कड़ी में अब मैं यहाँ पर महात्मा गांधी के पर्यावरण संबंधित विचारों को थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। यद्यपि महात्मा गांधी कोई ख्याति प्राप्त पर्यावरणीय विषयों का विशेषज्ञता रखने वाले विचारक नहीं थे, परंतु पर्यावरण संकट के प्रति उनके दृष्टिकोण एवं पर्यावरण संरक्षक के लेकर उनके दिए गए विचारे उन्हें एक व्यवहारवादी पर्यावरणविद बनाता है। गांधी और पर्यावरण की बात करते समय यह भी बात ध्यान में रहना चाहिए कि गांधी के चिंतन या लेखन में पर्यावरण शब्द का प्रयोग नहीं मिला। तो पर्यावरण शब्द जो पिछले 4-5 दशकों में चलन में भले ही नहीं है, लेकिन इसमें जुड़ी चिंता या चिंतन नहीं है। भारतीय चिंतन की यही प्रवृत्ति हमें गांधी जी के चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। 1919 में गांधी जी का हिंद स्वराज प्रकाशित हुआ, जो इस परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें वह लिखते हैं कि पश्चिमीकृत औद्योगिक सभ्यता में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। साथ ही वो आगे लिखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क बेचैन पक्षी की तरह है,
प्रतीक्षा करते हैं कि वो जल्द ज्वाइन करेंगे। वो आ चुके हैं। हाँ अजय जी। हाँ जी, आप प्रारंभ करें। आप पुनः जहाँ थे आप वहीं से प्रारंभ करें। स्पॉट पे लाइए। जी थैंक यू। जहाँ से मैं नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के वजह से कट गया था, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। गांधी जी आगे लिखते हैं कि पश्चिमीकृत औद्योगिक सभ्यता में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। साथ ही वो आगे भी लिखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क बेचैन पक्षी की तरह है, जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक वो पाना चाहता है और अंततः वो असंतुष्ट रहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संकट के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। उनका मानना था कि नदियों का जल या प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या पशु पक्षी हो।